फिल्म की शुरुआत केरला और तमिलनाडु की सीमा पर बसे एक पहाड़ी इलाके से होती है। इस इलाके के छोटे से पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर विजय नई पोस्टिंग लेकर आता है। स्टेशन में हेड कांस्टेबल कृष्णा पहले से काम कर रहा होता है। वह विजय को स्टेशन के बाकी स्टाफ से मिलवाता है। वहां बाला, सत्य और आनंद नाम के हेड कांस्टेबल काम करते हैं, लेकिन आनंद छुट्टी पर होने की वजह से मौजूद नहीं होता। इसके अलावा लेडी कांस्टेबल विद्या और स्वाति भी वहीं तैनात रहती है। जब विद्या पहली बार विजय को देखती है तो उसे वह काफी स्मार्ट और हैंडसम लगता है। स्टेशन संभालने के बाद विजय अपनी टीम के साथ पूरे इलाके का निरीक्षण करने निकलता है। खूबसूरत पहाड़ियां और वहां के सीधे सादे लोग देखकर उसे लगता है कि यह इलाका काफी शांत है। कुछ देर बाद एक फाइनेंस कंपनी का मालिक विजय से मिलने आता है। वह उसे पैसे देकर खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन विजय साफ मना कर देता है। वह कहता है कि वह रिश्वत नहीं लेता और उसे डांटकर वहां से भेज देता है। इसके बाद विजय कृष्णा से पूछता है कि वह आदमी उसे पैसे क्यों देना चाहता था। तब कृष्णा बताता है कि फाइनेंस कंपनी वाला इलाके के लोगों को भारी ब्याज पर कर्ज देता है। पुलिस सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनी रहती है और बदले में वह उन्हें पैसे देता रहता है। कृष्णा कहता है कि सरकार से कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं मिलती, इसीलिए ऊपर की कमाई में कोई बुराई नहीं है। यह सुनकर विजय को अजीब लगता है, लेकिन वह कहता है कि वह किसी की आदत बदलना नहीं चाहता। जो करना है करो, लेकिन उसके नाम पर कोई रिश्वत लेकर स्टेशन में नहीं आना चाहिए। अगले दिन विजय को एक फोन आता है। उसे बताया जाता है कि जंगल वाले इलाके में एक कटा हुआ हाथ मिला है। यह खबर सुनकर विजय हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि यहाँ कभी बड़े अपराध नहीं होते। वह तुरंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचता है। वहां सचमुच एक कटा हुआ हाथ पड़ा होता है। विजय समझ जाता है कि अगर हाथ मिला है तो लाश भी आसपास ही होगी। वह सबको अलग अलग दिशाओं में तलाश करने का आदेश देता है। कुछ देर बाद टीम को एक सड़ी गली लाश मिल जाती है। विजय फौरन फॉरेंसिक टीम को बुलाता है। जांच के बाद पता चलता है कि उस आदमी के सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था और बाद में गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी। उसकी उम्र करीब 30 से 35 साल के बीच थी और मौत को लगभग 5 दिन हो चुके थे। जांच शुरू करते हुए विजय सबसे पहले उस जमीन के मालिक का पता लगाता है जहां लाश मिली थी। जमीन का मालिक बताता है कि कई सालों से वहां खेती नहीं हुई, इसीलिए पूरा इलाका जंगल जैसा बन गया है। वह यह भी साफ कर देता है कि इस हत्या से उसका कोई संबंध नहीं है। विजय इस मामले की गहराई से जांच कर ही रहा होता है कि तभी उसे एक और खबर मिलती है। पिछली रात इलाके की फाइनेंस कंपनी में चोरी हुई थी। 3 चोर कंपनी से नकदी और सोना लेकर फरार हो गए थे। यह सुनकर विजय अपनी टीम के साथ तुरंत फाइनेंस कंपनी पहुंचता है। वहां का मैनेजर बताता है कि चोर पहले लॉकर खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब वह नहीं खुला तो पूरा लॉकर ही उठाकर ले गए। उस लॉकर में लाखों का सोना और करीब 1 लाख रुपए नकद रखे हुए थे। विजय जब पूरे ऑफिस की जांच करता है तो उसे पता चलता है कि चोरों ने सीसीटीवी कैमरों पर काला स्प्रे मार दिया था ताकि उनकी पहचान न हो सके। यह देखकर विजय को लगता है कि इतनी प्लानिंग कोई स्थानीय आदमी ही कर सकता है। उसी समय कंपनी के बाहर भीड़ जमा हो जाती है। जिन लोगों ने अपना सोना गिरवी रखा था वे घबराकर अपना सामान वापस मांगने लगते हैं। विजय उन्हें समझाता है कि पुलिस जल्द ही चोरों को पकड़ लेगी और उनका सोना वापस दिलाएगी। भीड़ को शांत करते समय विजय की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो गुस्से से लगातार उसे घूर रहा होता है, लेकिन जैसे ही विजय दोबारा उसकी तरफ देखता है वह आदमी वहां से गायब हो चुका होता है। स्टेशन लौटने के बाद विजय सोच में पड़ जाता है। उसे यहाँ आए सिर्फ 3 दिन हुए हैं, लेकिन इतने कम समय में एक हत्या और एक बड़ी चोरी हो चुकी है। वह तय कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह इन दोनों मामलों की तह तक जरूर पहुंचेगा। उसे शक होने लगता है कि शायद इन दोनों मामलों के बीच कोई गहरा संबंध है। विजय को सबसे पहले शक उन लोगों पर होता है जिन्होंने फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था और बाद में भारी नुकसान झेला था। जांच के दौरान उसे मनोज नाम के एक आदमी के बारे में पता चलता है।
मनोज ने अपनी जमीन गिरवी रखकर लोन लिया था और उस पैसे से बिजनेस शुरू किया था, लेकिन उसका कारोबार पूरी तरह बर्बाद हो गया और वह कर्ज में डूब गया। विजय मनोज के घर पहुंचता है, लेकिन वहां उसे सिर्फ उसकी पत्नी मिलती है। वह बताती है कि मनोज कुछ दिन पहले काम के सिलसिले में बाहर गया था और उसके बाद से वापस नहीं लौटा। यह सुनकर विजय अपनी टीम को मनोज पर नजर रखने का आदेश देता है और वहां से निकल जाता है। इसके बाद उसे मधु नाम के एक आदमी के बारे में पता चलता है। मधु ने भी उसी फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था, लेकिन कर्ज न चुका पाने की वजह से कंपनी वालों ने उसे बहुत परेशान किया था। बेइज्जती और दबाव से तंग आकर मधु ने आत्महत्या कर ली थी। मधु के 2 बेटे थे, किरण और चरण। विजय उनके घर पहुंचता है, जहां मधु की पत्नी उसे बताती है कि बड़ा बेटा किरण बाहर नौकरी करता है, जबकि छोटा बेटा चरण अपने पिता की मौत के बाद डिप्रेशन में चला गया और शराब का आदी बन चुका है। इसी दौरान विजय की नजर दीवार पर लगी एक फैमिली फोटो पर पड़ती है। फोटो में मधु के साथ उसका बड़ा बेटा किरण खड़ा होता है। किरण को देखते ही विजय चौंक जाता है, क्योंकि फाइनेंस कंपनी के बाहर जो आदमी उसे गुस्से से घूर रहा था वह कोई और नहीं बल्कि यही किरण था। अब विजय को शक होने लगता है कि शायद गुस्से में आकर किरण ने ही कंपनी में चोरी की हो। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और पता लगा पाता, उसे एक और खबर मिलती है। गांव के पुल के नीचे एक और लाश मिली थी। विजय तुरंत अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है। जांच करने पर उसे लगता है कि इस आदमी की हत्या कहीं और की गई थी और बाद में शव को रस्सी से बांधकर यहां फेंका गया था। फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट देखकर विजय और भी हैरान हो जाता है, क्योंकि हत्या का तरीका बिल्कुल पहले वाले केस जैसा था, यानी दोनों मर्डर एक ही कातिल ने किए थे। अब विजय के सामने 2 हत्याएं और एक बड़ी चोरी का मामला था। वह समझ चुका था कि यह कोई मामूली अपराधी नहीं बल्कि बहुत चालाक इंसान है। दिन रात जांच करने के बावजूद उसे कोई खास सुराग नहीं मिलता। तभी एक रात लेडी कांस्टेबल विद्या उसे फोन करती है और बताती है कि जंगल के पास किसी आदमी को बुरी तरह पीटा गया है। विजय अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचता है और सभी अलग अलग दिशाओं में तलाश शुरू कर देते हैं। तभी विजय को झाड़ियों के बीच एक और लाश दिखाई देती है। उसे देखकर वह समझ जाता है कि कातिल अभी अभी शव को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था और पुलिस के आने की भनक लगते ही वहां से भाग गया। विजय जब लाश की जेब की तलाशी लेता है तो उसे एक सोने की चेन मिलती है। वह चेन को ध्यान से देख ही रहा होता है कि अचानक पीछे से कोई उसके सिर पर जोरदार हमला कर देता है। तेज दर्द के कारण विजय चीख उठता है। उसकी आवाज सुनकर बाकी पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन हमला करने वाला अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकलता है। विजय हमलावर का चेहरा नहीं देख पाता और बेहोश होकर गिर जाता है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। इलाज के बाद जब वह होश में आता है तो हेड कांस्टेबल कृष्णा उससे मिलने आता है। कृष्णा बताता है कि पुल के नीचे मिली लाश अरुण नाम के आदमी की थी, जो तमिलनाडु से यहां काम करने आया था। उसके साथ कुल 4 लोग थे, अरुण, मणिकांता, चंद्रा और कुमार। सबसे पहले जंगल में मिली सड़ी हुई लाश मणिकांता की थी। पुल के नीचे मिली लाश अरुण की थी और अब भी हाल ही में जंगल से मिली तीसरी लाश चंद्रा की थी, यानी अब सिर्फ कुमार जिंदा बचा था। कृष्णा कहता है कि हो सकता है कुमार ही बाकी तीनों को मार रहा हो, लेकिन विजय इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं होता। वह तमिलनाडु पुलिस से इन 4 का रिकॉर्ड निकलवाने को कहता है। जांच में पता चलता है कि ये 4 पहले तमिलनाडु में बैंक लूट के मामले में शामिल थे और बाद में यहां आकर मजदूरी करने लगे थे। यह बात जानकर बाकी पुलिस वालों को शक होता है कि शायद फाइनेंस कंपनी की चोरी भी इन्हीं लोगों ने की होगी, लेकिन विजय इस बात को मानने से इनकार कर देता है। उसका कहना था कि फाइनेंस कंपनी में चोरी होने से पहले ही पहली लाश मिल चुकी थी, इसीलिए दोनों मामलों का सीधा संबंध होना मुश्किल था। लेकिन कृष्णा एक अलग थ्योरी देता है। उसके मुताबिक शायद इन लोगों ने पहले चोरी की योजना बनाई थी और जब उनमें से एक ने इसका विरोध किया तो बाकी लोगों ने मिलकर उसे मार डाला। विजय को लगता है कि सच तक पहुंचने के लिए कुमार को ढूंढना बहुत जरूरी है, इसीलिए पूरी टीम उसकी तलाश में जुट जाती है।
दूसरी तरफ फाइनेंस कंपनी का मालिक रात में अपने घर पर आराम कर रहा होता है। तभी एक नकाबपोश आदमी उसके कमरे में घुस आता है। जैसे ही मालिक उसे देखता है वह घबरा जाता है और किसी तरह वहां से भागकर इंस्पेक्टर विजय को फोन करता है। वह कांपती आवाज में बताता है कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। यह सुनते ही विजय अपनी टीम के साथ तुरंत वहां पहुंचता है और भाग रहे उस नकाबपोश आदमी को पकड़ लेता है। लेकिन जब उसका मास्क हटाया जाता है तो विजय हैरान रह जाता है, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि किरण होता है। उसे याद आता है कि यही वही आदमी था जो फाइनेंस कंपनी के बाहर भीड़ में उसे गुस्से से घूर रहा था। विजय तुरंत किरण को गिरफ्तार करके थाने ले आता है और उससे सख्ती से पूछताछ शुरू कर देता है। विजय उससे पूछता है कि क्या उसने फाइनेंस कंपनी में चोरी की है और क्या इन हत्याओं के पीछे भी वही है। लेकिन किरण साफ इनकार कर देता है। वह बताता है कि उसके पिता मधु ने इसी फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था। जब वह कर्ज नहीं चुका पाए तो कंपनी वालों ने उनकी बहुत बेइज्जती की थी। इसी अपमान को सहन न कर पाने की वजह से उसके पिता ने आत्महत्या कर ली थी। किरण कहता है कि वह कंपनी के मालिक से नफरत जरूर करता है, लेकिन उसने न तो किसी की हत्या की और न ही चोरी की। वह सिर्फ उसे डराने के लिए गया था। वह यह भी बताता है कि जब कंपनी में चोरी की खबर फैली थी तो वह सिर्फ मालिक का हाल देखने वहां गया था। उसी समय उसने विजय को लोगों को शांत करते हुए देखा और उसे लगा कि शायद विजय भी कंपनी वालों के साथ मिला हुआ है, इसीलिए वह उसे गुस्से से देख रहा था। विजय उसकी बातों की जांच करता है और उसे यकीन हो जाता है कि किरण निर्दोष है, इसीलिए वह उसे छोड़ देता है। अब विजय फिर से कुमार की तलाश में लग जाता है। तभी उसे याद आता है कि तीसरी लाश की जेब से मिली सोने की चेन शायद कोई बड़ा राज खोल सकती है। वह उस चेन को लेकर फाइनेंस कंपनी पहुंचता है। वहां जांच करने पर पता चलता है कि यह वही चेन है जो चोरी के दौरान गायब हुई थी। जिस आदमी ने वह चेन गिरवी रखी थी उसे बुलाया जाता है। वह चेन देखते ही पहचान लेता है और कहता है कि यह उसी की है। अब विजय को पूरा यकीन हो जाता है कि तमिलनाडु से आए चारों मजदूरों का इस मामले से कोई न कोई संबंध जरूर है, लेकिन कुमार का कहीं कोई पता नहीं चल रहा था। दिन बीतते जा रहे थे और केस आगे नहीं बढ़ पा रहा था। एक दिन विजय दोबारा फाइनेंस कंपनी के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है। कंपनी के कैमरे तो खराब कर दिए गए थे, लेकिन सामने वाली दुकान के कैमरे चालू थे। पहली नजर में वहां कुछ खास नहीं दिखाई देता, लेकिन जब विजय फुटेज को बार बार ध्यान से देखता है तो उसे एक बहुत ही छोटा लेकिन अहम सुराग मिल जाता है। अगली सुबह वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचता है और कांस्टेबल सत्य और आनंद को अपने सामने बुलाता है। विजय उनसे पूछता है कि चोरी वाले दिन वे दोनों कुछ देर के लिए स्टेशन से कहां गए थे। दोनों जवाब देते हैं कि वे सिर्फ पेट्रोल भरवाने गए थे, लेकिन उनकी बात सुनते ही विजय का गुस्सा फूट पड़ता है। वह दोनों को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि उसे सच जानना है, और तभी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। असल में सत्य और आनंद पेट्रोल भरवाने नहीं गए थे। वे उस सड़क पर मौजूद थे जो सीधे फाइनेंस कंपनी के सामने से गुजरती थी। सामने वाली दुकान के सीसीटीवी कैमरे में पुलिस गाड़ी दिखाई नहीं दी थी, लेकिन गाड़ी पर लगी लाल और नीली लाइट का रिफ्लेक्शन एक शीशे पर रिकॉर्ड हो गया था। विजय ने उसी रिफ्लेक्शन को देखकर समझ लिया था कि दोनों उससे झूठ बोल रहे हैं। जब विजय उनसे सच बताने के लिए कहता है और एसपी को फोन करने की बात करता है, तभी सत्य उसका मोबाइल छीनकर जमीन पर फेंक देता है। मोबाइल टूट जाता है और विजय गुस्से में हेड कांस्टेबल कृष्णा को बुलाता है। लेकिन जैसे ही कृष्णा वहां पहुंचता है, उसके चेहरे पर गुस्से की जगह एक अजीब सी मुस्कान दिखाई देती है। और यहीं पर फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। असल में इस इलाके में हुई सारी हत्याओं और फाइनेंस कंपनी की चोरी के पीछे कोई बाहरी अपराधी नहीं, बल्कि हेड कांस्टेबल कृष्णा, सत्य और आनंद ही थे। ये तीनों मिलकर काफी समय से सारे अपराधों को अंजाम दे रहे थे। अब तीनों विजय को देखकर हंसने लगते हैं। कृष्णा कहता है, सर, हमें लगा था कि आप कभी सच तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन आपने हमारी उम्मीद से ज्यादा समझदारी दिखाई। फिर वह हंसते हुए कहता है,
अब जब आप मरने ही वाले हैं तो क्यों ना आपको पूरी कहानी भी बता दी जाए। और इसके साथ ही कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि कुमार, मणिकांता, चंद्रा और अरुण तमिलनाडु से मजदूरी करने के लिए इस इलाके में आए थे। हालांकि इससे पहले वे तमिलनाडु में एक बड़ी चोरी में शामिल रह चुके थे, लेकिन अब वे अपराध की दुनिया छोड़कर मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी बिताना चाहते थे। एक दिन पुलिस को इनके पुराने रिकॉर्ड के बारे में जानकारी मिल जाती है। इसके बाद हेड कांस्टेबल कृष्णा कुमार को पकड़कर थाने ले आता है और उससे पूछताछ शुरू करता है। पूछताछ के दौरान कुमार कहता है कि पहले वह गलत रास्ते पर था, लेकिन अब ईमानदारी से जिंदगी जीना चाहता है। साथ ही वह ताना मारते हुए कहता है कि पुलिस वाले भी कोई दूध के धुले नहीं हैं और वे भी ऊपर की कमाई करते हैं। यह बात कृष्णा को बहुत बुरी लगती है और वह गुस्से में कुमार को पीटना शुरू कर देता है, लेकिन कुमार भी जवाब में उसका विरोध करता है। इसके बाद कृष्णा, सत्य और आनंद मिलकर उसे बेरहमी से मारते हैं और मार मार कर उसकी जान ले लेते हैं। अब तीनों घबरा जाते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर यह बात बाहर आ गई तो उनकी नौकरी और जिंदगी दोनों खत्म हो जाएंगी। तभी कृष्णा के दिमाग में एक खतरनाक प्लान आता है। वह अरुण, चंद्रा और मणिकांता को अपने जाल में फंसा लेता है। वह उन्हें कहता है कि इलाके की फाइनेंस कंपनी में काफी पैसा और सोना रखा हुआ है। अगर वे चोरी कर लें तो सब लोग मिलकर पैसे बराबर बराबर बांट लेंगे। तीनों उसकी बातों में आ जाते हैं और फाइनेंस कंपनी में चोरी कर लेते हैं, लेकिन चोरी के बाद वे पुलिस वालों को बराबर का हिस्सा देने से मना कर देते हैं। उनका कहना था कि जोखिम उन्होंने उठाया है, इसलिए ज्यादा हिस्सा भी उन्हीं का होना चाहिए। बस यही बात कृष्णा को नागवार गुजरती है। उसे डर था कि अगर इन लोगों को जिंदा छोड़ा गया तो वे कभी भी सच उगल सकते हैं। इसीलिए कृष्णा, सत्य और आनंद मिलकर तीनों को अलग अलग जगह बुलाकर बेरहमी से मार डालते हैं और उनकी लाशों को अलग अलग जगह फेंक देते हैं। फ्लैशबैक खत्म होता है और कहानी फिर वर्तमान में लौट आती है। अब विजय को पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी। वह तुरंत एसपी को सूचना देने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन तभी अचानक कोई तेजी से आता है और उसके सीने पर जोरदार लात मार देता है। विजय जमीन पर गिर जाता है। जब वह ऊपर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि हमला करने वाली कोई और नहीं बल्कि लेडी कांस्टेबल विद्या थी। असल में विद्या भी कृष्णा और बाकी दोनों पुलिस वालों के साथ मिली हुई थी। वह भी इस पूरे खेल का हिस्सा थी। चारों मिलकर विजय को एक कमरे में बांध देते हैं। विजय उनसे पूछता है कि कुमार की लाश कहाँ है, क्योंकि अभी तक पुलिस को उसकी बॉडी नहीं मिली थी। इस पर सभी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि जब तक लाश नहीं मिलेगी तब तक कोई भी उनके खिलाफ कुछ साबित नहीं कर पाएगा। विजय उन्हें समझाता है कि जब पुलिस वाले ही अपराधी बन जाएं तो आम लोगों का कानून और पुलिस से भरोसा उठ जाता है। इसी दौरान विजय मौका देखकर खुद को आजाद कर लेता है। इसके बाद वह अकेले ही चारों से भिड़ जाता है। कमरे के अंदर जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। विजय एक एक करके सभी को बुरी तरह पीट देता है। कृष्णा, सत्य, आनंद और विद्या घायल होकर जमीन पर गिर जाते हैं। उसी समय एसपी अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। बाद में जांच में उनके सारे अपराध साबित हो जाते हैं। चारों को जेल भेज दिया जाता है और इंस्पेक्टर विजय की बहादुरी की हर तरफ तारीफ होने लगती है। अपनी जान की परवाह किए बिना उसने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया था जो कानून की वर्दी पहनकर अपराध कर रहा था। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस फिल्म की कहानी और इसके जबरदस्त ट्विस्ट कैसे लगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए।